वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल लॉ मेड इजी में आपका स्वागत है। दोस्तों हम इस चैनल में IPCC लॉ के होल सिलेबस को हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवाइज करेंगे। इस सीरीज़ के पार्ट 1 में हम इथिक्स एंड कम्युनिकेशन पार्ट के चैप्टर 1 को रिवाइज करेंगे। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि लॉ के पेपर में इथिक्स एंड कम्युनिकेशन की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। 100 में से 40 मार्क्स आपके इथिक्स एंड कम्युनिकेशन से ही आते हैं। एंड बिलीव मी गाइज, इथिक्स एंड कम्युनिकेशन एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप आसानी से 35 से 36 या 37 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, बशर्ते आप इसका बार बार रिवाइज करें। तो दोस्तों हम हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको रिवाइज कराएंगे। और अगर आप इन नोट्स की PDF फाइल अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल पे हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों हमने इस PDF फाइल की बहुत ही कम कॉस्ट रखी है। आप कंप्लीट इथिक्स एंड कम्युनिकेशंस के नोट्स को ओनली 30 रुपये में परचेज कर सकते हैं और आप इसकी पेमेंट पेटीएम वॉलेट से भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसकी PDF परचेज करें या नहीं करें, इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन यू। वैसे हम इस सीरीज में सारी वीडियोस को, सारे चैप्टर्स के वीडियोस को हम पोस्ट करते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जब भी मैं इस सीरीज की अगली वीडियो डालूंगा तो आपको जीमेल पे या फिर यूट्यूब पे इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इथिक्स एंड कम्युनिकेशन चैप्टर 1 एसेंशियल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपको 7 या 8 मार्क्स का हर एग्जाम में आता है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं कि चैप्टर में क्या क्या है। पहला है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट वन इज फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल या और इनफॉर्मल, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीडिया, वर्बल, नॉन वर्बल, बैरियर इन कम्युनिकेशन एंड बिजनेस लेटर। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1, कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है? The term communication is derived from the Latin word communis, which means to share. Communication किससे आया है? Latin word communis से आया है, जिसका मीनिंग होता है to share. So communication means exchange or sharing of ideas, views, thoughts by one person with another person. Right? तो communication क्या होता है? Sharing of ideas, views, thought by one person with another person. Next one is प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के 7 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है सेंडर, फिर होता है मैसेज, फिर इनकोडिंग, फिर होता है चैनल, फिर उसके बाद रिसीवर के बाद डिकोडिंग, उसके बाद फीडबैक या रिस्पॉन्स। सबसे ये डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है सेंडर। सेंडर कौन होता है? इट मीन्स ए पर्सन हु वांट्स टू कन्वे द मैसेज टू अनदर पर्सन, जो अपने मैसेज को दूसरे अनदर पर्सन को कन्वे करना चाहता है, वो होता है सेंडर। जैसे एक अकाउंटेंट है तो उसने अपनी कोई रिपोर्ट बनाई है एंड वांट टू गिव द रिपोर्ट टू हिज सीनियर, तो अकाउंटेंट क्या हो गया? वो हो गया सेंडर। राइट? तो मैसेज क्या होता है? मैसेज होता है एनी फैक्ट, ओपिनियन या रिपोर्ट विच इज विद द सेंडर, जो फैक्ट, ओपिनियन या रिपोर्ट सेंडर सेंड करना चाहता है, वो होता है मैसेज। उसके बाद होता है कोडिंग। देखिए मैसेज इट मीन्स कन्वर्टिंग द आइडियाज, फैक्ट्स, व्यू इनटू वर्ड्स, पिक्चर्स या साउंड। यानी कि जो मैसेज होता है उसको वर्ड्स, पिक्चर्स या साउंड में कन्वर्ट करना क्या होता है? कोडिंग कहलाता है। उसके बाद कोडिंग के बाद हम चूज करते हैं कि किस रूट या मीडियम के थ्रू हमें मैसेज को पास आउट करना है, ट्रांसमिट करना है। तो वो क्या होता है? वो होता है चैनल, मतलब कौन सा रूट या मीडियम हमें यूज करना है। इसके बाद आता है रिसीवर। रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है, इट मीन्स द अदर पर्सन्स विद whom the sender wants to share his view, ideas and facts. Right? Next one is decoding.
डिकोडिंग कोडिंग का उल्टा होता है, कन्वर्टिंग द वर्ड्स पिक्चर्स साइंस सिंबल्स इनटू मैसेज। सिंपली डिकोडिंग इज रिवर्स इनकोडिंग, राइट। तो इंपॉर्टेंट पार्ट को अंडरलाइन किया हुआ है, डिकोडिंग इज रिवर्स इनकोडिंग, राइट। नेक्स्ट वन इज फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? रिसीवर का रिस्पॉन्स या रिएक्शन। इट इज रिस्पॉन्स रिएक्शंस ऑफ रिसीवर, जनरली फीडबैक कंप्लीट्स द कम्युनिकेशंस। तो फीडबैक होता है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है, राइट। सो कॉन्सेप्ट नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्यों जरूरी होता है कम्युनिकेशन? तो फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर इंक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशंस। तो कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस इंक्रीज होने के कौन कौन से रीजन है? पहला है ग्रोथ इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीपल लोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है और ऑर्गेनाइजेशंस मल्टीपल लोकेशंस पे है। ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट ब्रांचेस, अलग अलग ब्रांचेस हो गई हैं। देयर इज नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो सभी ब्रांचेस के बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। दिस कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्स प्रॉपर कम्युनिकेशंस। तो इस कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज पब्लिक इमेज, राइट। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मेक रिलेशंस विद इट्स कस्टमर, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। द गुड और बैड रिलेशंस डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर कम्युनिकेशंस, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने कस्टमर, सोसाइटी या गवर्नमेंट के साथ रिलेशन बनाए रखना जरूरी होता है। और गुड और बैड रिलेशंस किस पे डिपेंड करता है? प्रॉपर कम्युनिकेशन को। तो पब्लिक इमेज। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑन डे टू डे बेसिस विच रिक्वायर्स अपडेशन ऑफ नॉलेज ऑफ वर्कर्स। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट डे टू डे बढ़ते जा रहे हैं या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहे हैं, तो अपने वर्कर्स को अपडेट करने के लिए कम्युनिकेशन की जरूरत यहाँ पे होती है। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस। इन मॉडर्न सोसाइटी द वर्कर्स यूनियंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो वर्कर की यूनियन होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो हमें उन ट्रेड यूनियंस को कन्विंस करने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, राइट। नेक्स्ट इज एडवांसमेंट इन बिहेवियरल साइंस। Nowadays, workers are very concerned about their treatment in organization. So organizations should properly communicate anything which can adversely affect him. तो जो वर्कर हैं, तो वर्कर अपने ट्रीटमेंट के बारे में बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं आज के टाइम में। तो इसलिए उन्हें प्रॉपर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है GPW। जी मतलब ग्रोथ इन ट्रेड यूनियंस, P है पब्लिक इमेज ट्रेड यूनियन, T से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, U से ट्रेड यूनियंस और V से बिहेवियरल साइंस। GPW क्या होता है? रीजन फॉर इम्पोर्टेंस, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस और कम्युनिकेशन चैनल। रूट या पाथ थ्रू विच मैसेज पासेज। तो कौन कौन से रूट या पाथ होते हैं? पहला होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, सेकंड वन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हेन मैसेज पासेज थ्रू एस्टेब्लिश्ड चैनल इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एस्टेब्लिश्ड चैनल के थ्रू जो मैसेज पास करता है तो वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट। Informal communication. Message passes through informal channel without following established channel in the organization is known as grey point. तो informal communication को क्या हम कहते हैं? grey point भी कहते हैं। तो टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन कौन से टाइप है फॉर्मल कम्युनिकेशन के? डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल। डाउनवर्ड कौन सा होता है? सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। अपवर्ड होता है सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। हॉरिजॉन्टल होता है कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सन एट सेम लेवल, राइट। डायगोनल या क्रॉसवाइज नो रूल इज फॉलोड।
देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ हायरार्की या फिर लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले ऊपर आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, राइट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो here decide the सब पार्ट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। वर्कर अगर सुपीरियर को कम्युनिकेट करते हैं तो ये कौन सा होता है, चैनल होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोडक्शन मैनेजर को कम्युनिकेशन करता है तो वो होता है डाउनवर्ड। प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर को कम्युनिकेट करता है तो होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो अगला देखिए, मीनिंग ऑफ ग्रे पॉइंट एंड इट्स एडवांटेज। ग्रे पॉइंट क्या होता है? ग्रे पॉइंट होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मीनिंग ऑफ ग्रे पॉइंट, इट मींस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन राइट इन द ऑर्गेनाइजेशंस बिटवीन टू और मोर पर्सन। ग्रे पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड रूमर मिल। देखिए ध्यान से देखिए, ग्रे पॉइंट को हम और क्या कह सकते हैं? रूमर मिल भी हम कह सकते हैं। विच वर्क्स एज सपोर्टिंग चैनल टू द फॉर्मल चैनल। तो ग्रे पॉइंट क्या करता है? ग्रे पॉइंट एक सपोर्टिंग चैनल के रूप में भी काम करता है फॉर्मल कम्युनिकेशंस के लिए। एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशंस कौन कौन से होते हैं? कम्युनिकेशन में ड्यूरिंग लंच आवर के टाइम कम्युनिकेशन होती है, और इनफॉर्मल मीटिंग लाइक स्पोर्ट्स मीटिंग एटसेट्रा। तो ये क्या थे? ये थे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ एग्जाम्पल। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस या फिर एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसकी एडवांटेजेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की कौन कौन सी हैं? इसके हैं SPSF, एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। SPSF मतलब स्पीड, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्पीडली ट्रांसमिट होता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शंस, एम्प्लॉयज हैं वो ह्यूमन बीइंग होते हैं। अगर कम्युनिकेशन इनफॉर्मल वे में किया जाता है तो उनको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है। SPS सपोर्ट टू फॉर्मल चैनल्स, ये फॉर्मल चैनल के अल्टरनेटिव के रूप में काम करता है। तो एज ए ये फॉर्मल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। तो फीडबैक वैल्यू, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने किसी पॉलिसी पे या रूल्स पे फीडबैक लेना चाहता है तो इनफॉर्मल वे में भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो फीडबैक वैल्यू SPSF। नेक्स्ट वन इज लिमिटेशंस, ड्रॉबैक ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो लिमिटेशन क्या क्या है? लेस क्रेडिबल होता है, क्योंकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसका ओरिजिन का कोई पता नहीं चलता कि ये कहाँ से आया है, तो इसकी रिलायबिलिटी बहुत कम होती है। लेस क्रेडिबल, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन राइट। तो मैसेज एंटर ग्रेपवाइन इज इनकम्प्लीट बिकॉज इट डजंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम रिलायबल सोर्स। रिलायबल सोर्स से यह आता नहीं है, इसलिए क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। उसके बाद होता है स्पॉइल द इमेज। तो कभी कभी क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को स्पॉइल करने के लिए फैलाया जाता है। समटाइम ग्रेपवाइन इज यूज्ड टू स्प्रेड ए रॉन्ग मैसेज अबाउट ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स या फिर गुड प्रोडक्ट। दिस कैन गिव बैड इंप्रेशन राइट। अगला है ये कौन कौन से 3 ड्रॉबैक हमने किए थे? लेस क्रेडिबल, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, स्पॉइल द इमेज। अगला है कॉन्सेप्ट 5, ग्रेपवाइन चेन। ग्रेपवाइन चेन क्या होता है? ग्रेपवाइन चेन होता है एक नेटवर्क जिसके थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पास होता है। 4 है ग्रेपवाइन चेन। सिंगल स्ट्रैंड चेन यानी A B को ट्रांसमिट करता है, B C को, C D को, D E को। उसके बाद गॉसिप चेन क्या होता है कि one person pass the message everyone at the same time। तो A है, एक ही समय में D को, S को, L को, P को और R को मैसेज पास करता है, ये होता है गॉसिप चेन। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी चेन। Here a person tells some message to everyone whether that persons are interested in the message chain। यानी कि A B को, A C को, D को, उसके बाद C करता है इंटरेस्टेड पर्सन को मैसेज कन्वे करता है, H को, H G
HIG, राइट। तो उसके बाद आता है क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन क्या होता है? स्पेसिफाइड पर्सन को मैसेज कन्वे किया जाता है। ए मैसेज कन्वे करता है बी, और सी को बी करता है स्पेसिफाइड डी और ई को। Here a person tells the message to specified persons who pass the message to other specified person, right? तो चार कौन कौन सी चेन थी? सिंगल स्टैंड चेन, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन एंड क्लस्टर चेन, राइट। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट नंबर 6, कम्युनिकेशन मीडिया, मोड मेथड ऑफ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन मीडिया कौन कौन सी मीडिया है? इट इज ए मोड या मेथड ऑफ कम्युनिकेशंस ऑफ मेथड्स विच इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशंस। तो कौन कौन से मीडिया हैं? वर्बल कम्युनिकेशंस और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। देखिए इस टॉपिक में स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्या होती है कि अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कम्युनिकेशन मीडियम या मेथड या मोड कौन कौन से होते हैं, तो कई बार लिखा आता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशंस और इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस। देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं कम्युनिकेशन के चैनल थ्रू विच मैसेज पास, और वर्बल एंड नॉन वर्बल क्या होते हैं? ये होते हैं मीडिया, मोड या मेथड, यानी 3M। अगर M से क्वेश्चन पूछा जाए कि कम्युनिकेशन मीडिया, मोड या मेथड कौन कौन से, तो आप क्या लिखेंगे? वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। अगर पूछा जाए कि चैनल कौन कौन से हैं कम्युनिकेशन के, तो आप क्या लिखेंगे? फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस। आई होप यू अंडरस्टूड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन होता है मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन मेड थ्रू वर्ड्स। तो वर्ड्स कैसे हो सकते हैं? स्पोकन वर्ड्स भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन मेड एक्सेप्ट थ्रू द वर्ड्स, मतलब वर्ड्स के अलावा जैसे भी कम्युनिकेशन होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। तो वर्बल कम्युनिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं? ओरल और रिटन। और नॉन वर्बल मतलब कोई सम हो या फिर कोई सिंबल यूज किया गया हो या फिर पिक्चर या फिर बॉडी लैंग्वेज या फिर प्रॉक्सिमिटी, राइट। उसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं? इमीडिएट फीडबैक, नहीं तभी उसका फीडबैक मिल जाता है। दूसरा होता है स्पीडी ट्रांसमिट, जल्दी मैसेज ट्रांसमिट होता है ओरल कम्युनिकेशन से। और उसके बाद आता है पर्सनल टच, दोनों आमने सामने होते हैं तो पर्सनल टच दोनों को होता है। Communication gives message with emotions of speakers. It is most suitable for informal message, right? तो अगला आता है secrecy. Oral communication is relatively easy to keep secret in comparison to written communication. Economical, सस्ता होता है कि इसमें पोस्टल एक्सपेंसेस या फिर पेपर एक्सपेंसेस नहीं लगते। तो कौन कौन से थे? एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशंस: इमीडिएट फीडबैक, स्पीडी ट्रांसमिशन, पर्सनल टच, सीक्रेसी एंड इकोनॉमिक, राइट। उसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशंस। तो रिटन कम्युनिकेशंस के कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं? पहला तो है हम इसको परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पर रख सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास ये लीगल एविडेंस के तौर पर होता है। तीसरा है जो डिफिकल्ट फैक्ट्स एंड ओपिनियन होते हैं उनको हम रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू आसानी से पास आउट कर सकते हैं। दूसरा होता है इनको ट्रांसमिट करने में कन्वीनियंस होती है, सुविधा होती है, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन कैन बी रीड बाय रिसीवर एट एनी टाइम एज पर हिज चॉइस। जब वो चाहे तब मैसेज को रीड कर सकता है, इसमें कन्वीनियंस होती है। यूज फॉर फ्यूचर रेफरेंस, फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन से एडवांटेजेस थे? पहला था परमानेंट रिकॉर्ड, दूसरा लीगल एविडेंस, थर्ड वन इज सुइटेबल फॉर डिफिकल्ट फैक्ट्स एंड ओपिनियन, कन्वीनियंस, और नेक्स्ट वन इज फ्यूचर रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं। अगला था टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होता है? जिसमें वर्ड्स यूज ना किए गए हों, मतलब पिक्चर्स या फिर सिंबल्स के तौर पे हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप कौन कौन से हैं? पहला तो होता है बॉडी लैंग्वेज विद पैरा लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिटी एंड टाइम लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज होता है मींस पासिंग ए मैसेज थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। इट इज आल्सो कॉल्ड एज काइनेसिस। तो इसे
बॉडी लैंग्वेज को हम क्या भी कहते हैं, काइनेसिस भी कहते हैं, विच मीन्स स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। काइनेसिस क्या होता है, स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो एलिमेंट ऑफ बॉडी लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पोस्चर। पोस्चर क्या होता है? बॉडी शेप और पोजीशन ऑफ स्टैंडिंग एंड सिटिंग, कैसे खड़ा है, कैसे बैठा है, तो ये होता है पोस्चर। जैसे अगर आप सुपीरियर से बात करते हो तो आप बिल्कुल सावधान अवस्था में खड़े होंगे, तो ये क्या होता है? पोस्चर। गेस्चर क्या होता है? गेस्चर होता है मैसेज पासिस फ्रॉम मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी के डिफरेंट पार्ट को हम मूवमेंट करके जब कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या होता है? गेस्चर होता है। जैसे अंपायर आउट करार देने के लिए उंगली उठाता है तो वो क्या होता है? होता है गेस्चर। फिर होता है हेड। हेड आल्सो गिविंग इंप्रेशंस लाइक नोडिंग ऑफ हेड्स, यानी कि सिर हिलाना क्या दिखाता है? पॉजिटिव मैसेज एंड शो इंटरेस्ट ऑफ लिसनर। लिसनर का इंटरेस्ट दिखाता है अगर आप कम्युनिकेशन करते टाइम सिर हिलाते हैं तो। अगला है आइज। आइज कॉन्टेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर अननेसेसरीली लॉन्ग आई कॉन्टेक्ट हो तो क्या होता है? प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। उसके बाद आता है फेस। फेस क्या होता है? फेस मेंटल फ्रेम होता है। शैल नॉट गिव कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज, राइट। तो क्या क्या थे एलिमेंट ऑफ बॉडी लैंग्वेज? पोस्चर, गेस्चर, हेड, आइज एंड फेस, राइट। उसके बाद आता है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होती है? पैरा का मतलब होता है लाइक या सेम। सो पैरा लैंग्वेज मीन्स सेम एज लैंग्वेज। पैरा मतलब सेम, पैरा लैंग्वेज मतलब सेम एज लैंग्वेज, मतलब दिस लैंग्वेज इज यूज्ड विद वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ यूज की जाती है, मतलब ये भी एक तरह की लैंग्वेज के समान ही होती है, सेम एज लैंग्वेज यूज्ड विद वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। एलिमेंट ऑफ पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? सबसे पहला आता है पिच वेरिएशंस। पिच वेरिएशंस क्या होता है? मींस टोन ऑफ वॉइस, मतलब स्पोकन एट डिफरेंट पिच, which gives different messages. A persons at higher rank, पर्सन हाई रैंक पे होता है वो क्या यूज करता है? वो हाई पिच वॉइस यूज करता है। पिच वेरिएंस इज यूज्ड टू ब्रेक मोनोटोनस, ब्रिंग नेचर ऑफ मैसेज, बोरिंग नेचर ऑफ मैसेज। ठीक है, अगर कोई मैसेज बोरिंग है और अगर आप उसको एक ही टोन में कन्वे करते हैं तो वो क्या होता है? मोनोटोनस हो जाता है, मतलब जो लिसनर होते हैं वो बोर हो जाते हैं। तो पिच वेरिएंस भी एज ए पैरा लैंग्वेज के तौर पे काम करता है। स्पीकिंग स्पीड। स्पीकिंग स्पीड क्या होता है? द मैसेज विच यू से सम मैसेज आल्सो कम्युनिकेट जनरली सिंपल मैसेज कम्युनिकेटेड एट हाई स्पीड। जो सिंपल मैसेज होता है वो हाई स्पीड पे कम्युनिकेट किया जाता है और जो कॉम्प्लेक्स मैसेज होता है वो लो स्पीड पे आराम से कम्युनिकेट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट वन इज पोज। Pause means taking small halt during the speech. देखिए pause क्या होता है कि स्पीच के टाइम पे थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना, लेकिन pause क्या होना चाहिए? एट प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए, अदरवाइज इट विल गिव रॉन्ग मैसेज। नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम वेरिएंस, लाउडनेस एंड लोनेस एट वॉइस। नॉर्मली joyful and pleasant message is said in loud volume and sad or decent message is said at low volume, right। जो joyful या फिर pleasant message होता है उसको हम ज़्यादा ऊंची आवाज़ में एक दूसरे को कन्वे करते हैं और जो sad होता है उसको आराम से बताते हैं। तो वॉल्यूम वेरिएंस भी एज ए क्या होता है? ये जो है पैरा लैंग्वेज के तौर पे यूज होता है। उसके बाद आता है स्ट्रेस ऑन वर्ड्स। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैसेज होता है उस पर हम ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। सिमिलरली इन रिटन कम्युनिकेशंस वी कैन हाईलाइट। जो रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है उसको हम हाईलाइट कर देते हैं, राइट। तो देखिए स्ट्रेस ऑन वर्ड को हम ऐसे समझते हैं, जैसे प्लेन मैसेज है, हैव यू सीन माई बुक्स, क्या तुमने मेरी बुक देखी है। उसके बाद होता है हैव यू सीन माई बुक, क्या तुमने मेरी बुक्स देखी है। हैव यू सीन माई न्यू बुक्स, हैव यू सीन माई न्यू बुक्स, क्या आपने मेरी नई वाली पुस्तक देखी है। तो ये होता है स्ट्रेस ऑन
टॉपिक है प्रॉक्सिमिटी या फिर नियरनेस, इसे हम स्पेस लैंग्वेज भी कहते हैं। मीनिंग ऑफ स्पेस लैंग्वेज क्या होता है? कम्युनिकेशन मेड थ्रू स्पेस बिटवीन यू स्पीकर एंड लिसनर। स्पीकर और लिसनर के बीच में जो स्पेस होता है उससे क्या कम्युनिकेशंस होती है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। स्पेस लैंग्वेज इंडिकेट्स टू थिंग्स। तो स्पेस लैंग्वेज हमें कौन सी दो चीज़ इंडिकेट करता है कि दो पर्सन के बीच में रिलेशन क्या है और नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है। तो टाइप्स ऑफ स्पेस कौन से हैं? सबसे पहला आता है इंटीमेट स्पेस, यानी अगर लिसनर और जो स्पीकर के बीच जो डिस्टेंस होती है वो 18 इंच से 1.5 फुट तक होती है, तो उसे हम कहते हैं इंटीमेट स्पेस। ये किस किस के बीच होता है? ये नॉर्मली फैमिली मेंबर के बीच होता है इंटीमेट स्पेस। उसके बाद होता है पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस होता है 1.5 फुट टू 4 फुट। तो ये क्या होता है? डे टू डे कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस। बताते हैं सोशल स्पेस। सोशल स्पेस होता है 4 फुट टू 12 फुट। तो 4 फुट से लेके 12 फुट तक जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? सोशल स्पेस। उसके बाद होता है पब्लिक स्पेस। तो सोशल स्पेस किस टाइम होता है? ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्पोर्ट्स डे हो गया या फिर एनुअल डे हो गया, इसमें क्या होता है? सोशल स्पेस होता है। उसके बाद आता है पब्लिक स्पेस। डिस्टेंस इज बियॉन्ड 12 फुट्स एंड अप टू द प्लेस वेयर यू कैन लिसन, जहाँ तक आप सुन सकते हैं, और 12 फुट से ज़्यादा। तो ये किस में होता है? नॉर्मली जीएम ऑफ कंपनी। तो प्रॉक्सिमिटी कौन कौन से 4 टाइप थे? इंटीमेट स्पेस 18 इंच टू 1.5 फुट, पर्सनल स्पेस 1.5 फुट टू 4 फुट, सोशल स्पेस 4 फुट टू 12 फुट। उसके बाद आता है पब्लिक स्पेस 12 फुट अप टू यू कैन लिसन। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट बैरियर ऑफ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन के कौन कौन से बैरियर हैं? सबसे पहला है रिस्ट्रिक्शंस या हर्डल्स। सबसे पहला है नॉइज। नॉइज मतलब शोर। इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड साउंड इन द मैसेज। तो मैसेज में ही अनवांटेड साउंड हो। द रीजन ऑफ नॉइज, कौन कौन से रीजन है? सबसे पहला है इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ टाइम। जो इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ टाइम का क्या मतलब है कि कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट था वो हमें लास्ट मोमेंट में बताते हैं, तो वो इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ टाइम हो जाता है। उसके बाद है इम्प्रॉपर प्लेस, मतलब किसी फैक्ट्री के पास वगैरह हो जहाँ पे शोर ज़्यादा हो रहा हो, तो वो क्या होता है? इम्प्रॉपर प्लेस। उसके बाद होता है प्रॉब्लम इन चैनल, मतलब माइक वगैरह में बीप साउंड, तो ये कहता है प्रॉब्लम इन चैनल। तो कौन कौन से नॉइज के 3 रीजन थे? इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ टाइम, प्लेस एंड चैनल, राइट। तो अगला है सिमेंटिक प्रॉब्लम। सिमेंटिक प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिमेंटिक प्रॉब्लम क्या होता है? कि स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड साइन। जो वर्ड्स एंड साइन होते हैं उनके स्टडी ऑफ ए मीनिंग, राइट। तो इस सिंगल वर्ड्स में भी है डिफरेंट मीनिंग्स। कोई भी एक सिंगल वर्ड होता है उसके 2-3 मीनिंग निकल सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्सन, अलग अलग पर्सन के लिए, ड्यू टू डिफरेंस इन कल्चरल बिहेवियर, एजुकेशन नॉलेज एंड लॉयल्टी। तो अलग अलग पर्सन के अलग अलग कल्चरल बैरियर होते हैं, अलग अलग एजुकेशन नॉलेज होती है, लॉयल्टी होती है, उसके हिसाब से वो वर्ड्स के अपने हिसाब से मीनिंग निकाल लेता है। तो ये क्या होता है? ये होता है सिमेंटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। These differences create problem which is known as semantic problem. Region of semantic problem कौन कौन से हैं? सबसे पहला है जो मतलब ऐसे वर्ड्स यूज करना जिसके डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं। दूसरा है अनक्लासिफाइड assumptions, जो मैसेज सेंड करता है या जो स्पीक करता है वो अपने आप में कोई assumption ले लेता है, और क्या होता है? अनक्लासिफाई, उसको क्लासिफाई नहीं करता कि मैंने ये assumption ली है। Speaker takes assumptions but doesn't disclose it, then it creates semantic problems due to confusion, right? उसके बाद आता है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर। ये नवंबर 2012 में 4 मार्क्स का था, आया था सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स। तो सोशियो मतलब सोशल, साइकोलॉजिकल रिलेटेड टू ह्यूमन बैरियर। तो सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? ये क्या होता है? मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है ड्यू टू स्टेटस बैरियर, एटीट्यूड एंड ओपिनियन। तो रीजन ऑफ सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर, सबसे पहला है एटीट्यूड एंड ओपिनियन।
एटीट्यूड मीन्स पर्सनल वे ऑफ रिएक्शंस। तो सभी पर्सन अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्पेशल वे में रिएक्शन करते हैं, तो क्या कहलाता है? एटीट्यूड कहलाता है। अगर मैसेज पर्सन के एटीट्यूड एंड ओपिनियन के अकॉर्डिंग हो तो वो इसको फेवरेबली रिसीव करेगा, अदरवाइज वो इसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है। ये मैसेज अबाउट डबल बोनस इज लाइकली टू बी रिसीव्ड। अगर मैसेज डबल बोनस के लिए हो तो उसको आसानी से रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद होता है इमोशंस। तो इमोशंस ब्लॉक्स योर माइंड। अगर आप गुस्से में हो तो कम्युनिकेशंस कोई करता है तो डेफिनेटली आप उसको रिजेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब नर्वसनेस या फिर सैडनेस, राइट। उसके बाद आता है स्टेटस एंड फियर। ए सबऑर्डिनेट वांट्स टू से a lot but doesn't communicate properly due to high rank of boss fear of actions। या फिर एक्शन के डर से या फिर बॉस के हाई रैंक के कारण से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो वो कहता है स्टेटस एंड बैरियर। सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर के कौन कौन से 3 रीजन थे? एटीट्यूड एंड ओपिनियन, इमोशंस एंड स्टेटस एंड फियर। और नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। कम्युनिकेशन इज नॉट ए कैजुअल अफेयर। कम्युनिकेशन कोई भी कैजुअल अफेयर नहीं है, सो इट मस्ट बी प्लान्ड। अगर कम्युनिकेशन अनप्लान्ड है तो क्या होगा? ना ही कंप्लीट होगा ना ही क्लियर होगा। तो दोस्तों ये था कम्युनिकेशन का चैप्टर 1। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे प्रेस जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको जीमेल पे या फिर यूट्यूब पे मिल जाएगी और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप इस पीडीएफ पूरी एथिक्स एंड कम्युनिकेशन की पीडीएफ को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। होप यू लाइक दिस वीडियो, सो मीट यू अगेन।